आज पुनः एक बार एक नए विषय के जी सर। साथ हम हम सभी लोग आपके सामने उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है आधुनिक कविता में विष्णु खरे। एक कम कविता का नाम है और विष्णु खरे उसके कवि हैं और यह आधुनिक काल की कविता है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि मुख्य प्रस्तोता के रूप में आज भी हमारे साथ श्रीमती सुमन शर्मा जी, जो प्रवक्ता हिंदी हैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय शाहाबाद डेयरी में, वो आपको और बहुत अच्छे से प्रस्तुत करती हैं। आप लोगों ने बड़ा सराहा है उनके कक्षा को, तो वही प्रस्तुत करेंगी। और उनके साथ हम लोग हैं, मैं डॉक्टर शिवेंद्र कुमार झा, प्रवक्ता कोर एकेडमिक यूनिट शिक्षा निदेशालय दिल्ली, और डॉक्टर आलोक तिवारी जी, जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस रोहिणी सेक्टर 17 में प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। और हमारे साथ डॉक्टर विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर अंकित कुमार श्रीवास्तव, जो प्रवक्ता हिंदी है कोर एकेडमिक यूनिट शिक्षा निदेशालय दिल्ली में ही। ये चारों लोगों की आज की हमारी फिट टीम है। बच्चों, शुरू करने से पहले हम आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं कि बच्चों, आपको याद है कि हम आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर करते हैं। जब यह गूगल फॉर्म हम शेयर करते हैं तो उस पर जो आपके जवाब हैं, आप स्लाइड में देख सकते हैं कि 46,948 ये परसों तक के डाटा है। यानी अब लगभग 50,000 लगभग बच्चे नो अपना जवाब दिया है। और बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूर्णांक यानी 10 में से 10 अंक प्राप्त किए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि उन बच्चों में, और हमने सिर्फ एक आधार लिया है कि ये नहीं है कि यही 10 बच्चे 10 का 10 प्राप्त किए हैं, बहुत सारे बच्चों ने किए हैं। लेकिन हमें जो सबसे पहले जवाब मिले 10 में से 10, वो नाम ये है। और इन बच्चों को देख करके हमें वैसी ही खुशी होती है जैसे किसान को अपने फसल को देख करके या किसी चित्रकार को अपनी सफल कृति को देख करके होती है बच्चों। तो आइए हम इन बच्चों को का नाम भी आपको बताते हैं कि पहली है सोनाली। सोनाली है कंझावला के स्कूल की है। और उसके बाद है दीपक कुमार, ये रोहिणी के हैं। और हरिओम पांडे, इनमें जगह का नाम नहीं लिखा हुआ है, स्कूल कोड है शायद 102187, ये भी मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं है। खैर, हरिओम पांडे जी हैं, जैसा इन्होंने डाटा दिया था हमारे पास वही है। मधु थापा, ये किदवई नगर की है, सर्वोदय विद्यालय की। शुभ्रा मिश्रा, ये है भोलानाथ नगर की। और विजेता, इनका नाम भी विजेता है और ये वाकई विजेता है, डिफेंस कॉलोनी की। चारू शर्मा, ये है शकरपुर की। रोशन झा, ये सेक्टर 21 रोहिणी के प्रतिभा विकास विद्यालय की हैं। और आयुष मिश्र, ये है लेंसर रोड स्कूल के, गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय लेंसर रोड के। और शालू, ये है हस्तसाल के विद्यालय का। तो इन सभी बच्चों को और उन तमाम बच्चों को हमारी टीम के तरफ से, शिक्षा निदेशालय के तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामना। बच्चों, जैसा मैंने बताया कि आज का विषय हमारा है विष्णु खरे की कविता एक कम। तो ये प्रस्तुत करेंगी हमारे जो बहुत ही हमारी क्या अच्छी मैम है, सुमन मैम। तो मैं सुमन मैम को आमंत्रित करता हूं कि बच्चों को बधाई देते हुए मैम इसको शुरू करें। सुमन मैम, प्लीज। सुमन मैम, सुमन मैम। नमस्कार बच्चों। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप इतनी सफल। हेलो हेलो, क्या जी मेरी आवाज आ रही मैम, है? कंटिन्यू। जी जी मैम, कंटिन्यू करें प्लीज। ओके ओके। नमस्कार बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ और कि आपने सफलतापूर्वक, स्लाइड स्लाइड में दिखाई दे रही है ना मुझे, आपने सफलतापूर्वक पिछली कक्षाओं का जो अपना रिस्पॉन्स था और वह पड़ाव पूरा किया है। और आज हम जिस कक्षा को करने जा रहे हैं उसमें हम एक कविता पढ़ेंगे बच्चों, जिसका शीर्षक है एक कम, और जिसे लिखा है हिंदी के आधुनिक कवि श्री विष्णु खरे ने। तो तैयार है आप सब कागज कलम के साथ?
कागज कलम के साथ तो नहीं, लेकिन चैट बॉक्स के साथ तो जरूर तैयार हैं आप लोग। तो ठीक है, चैट बॉक्स संभाल लीजिए और जल्दी से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने इससे पहले एक कवि की कविताएं पढ़ी हैं, जयशंकर प्रसाद की कविताएं। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे कविताओं के नाम नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जयशंकर प्रसाद कौन से काल के कवि माने जाते हैं। जल्दी से अपने चैट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आज का ये विषय है। और ये जो कवि हैं बच्चों, विष्णु खरे, ये आधुनिक काल के, कविता के आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हिंदी कविता का जो इतिहास है वो लगभग 1000 वर्ष पुराना है, जिसे हम विभिन्न कालों में बांटकर देखते हैं। ये काल है आदिकाल, मध्यकाल। मध्य काल के दो भाग हैं, भक्ति काल और रीति काल। और तीसरा है आधुनिक काल, जिसकी हम एक प्रारंभ कब होता है। आधुनिक काल का प्रारंभ कब होता है? जब हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन होता है। का जो समय है वह 1850 से लेकर अब तक का समय है। जो बच्चों, इतने लंबे समय में कविता का एक रूप तो रहना ही नहीं था, कविता के रूप में भी परिवर्तन आना था। तो कविता के रूप में कई बार परिवर्तन आए, उसके विषय में, उसके शिल्प में, उसके अभिव्यक्ति में। आधुनिक काल के इस समय को भी हम, जैसे आधुनिक काल को हम देखते हैं बांटकर, तो द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगति काल एवं प्रयोग काल, नई कविता और साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी यानी 1960 के बाद की कविता। तो बच्चों, आज जो हम कविता पढ़ रहे हैं वह एक साठोत्तरी कविता ही मानी जाती है। तो नजर मारते हैं, उस पर दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि कैसी परिस्थितियां रही होंगी जब ये साठोत्तरी कविता लिखी गई होगी। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि आधुनिक काल की जो कविता है उसके हम दो भाग कर सकते हैं, दो भागों में देख सकते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व की कविता और स्वतंत्रता प्राप्ति के विद्यार्थी हैं और जानते हैं कि यह वह काल था जब हमारा देश गुलाम था, आजाद नहीं हुआ था और हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमारा पहला स्वाधीनता संग्राम 1857 में हुआ था और उसके बाद यह संघर्ष लगातार 1947 तक चलता रहा। उस समय देश की पूरी जनता के सामने एक ही लक्ष्य था बच्चों, आजादी प्राप्त करना। और सबके मन में एक मुक्त देश का, एक सुंदर भविष्य का सपना था कि आजादी के बाद उन्हें भूख, गरीबी, अपमान, शोषण से मुक्ति मिलेगी। इसलिए निर्धनता और अभावों के रहते हुए भी जनता के मन में एक उत्साह की, एक आशा की और एक राष्ट्र प्रेम की भावना थी। और इसी भावना से सभी ने एकजुट होकर आजादी के लिए संघर्ष किया। तो आजादी से पहले की कविता में यही आदि स्वर या राष्ट्रीय गौरव की भावना दिखाई देती है, संघर्ष का स्वर भी सुनाई देता है बच्चों। जैसे कि ये दो पंक्तियां महाकवि मैथिली चरण गुप्त ने 1900 में, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें। इस स्वतंत्रता पूर्व की कविता में एक आह्वान है कि हम सब मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करें। हम देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कविता, तो यह परिदृश्य कुछ बदल सा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आजादी के लंबे संघर्ष के बाद हमें आजादी तो मिली, लेकिन देश का विभाजन, लोगों का विस्थापन, विभाजन के समय हुई हिंसा, देखो जिन सपनों को लेकर आजादी का संघर्ष किया गया था, आजादी के अनेक वर्षों के बाद भी जनता के वे सपने पूरे होते नजर नहीं आते, क्योंकि देश की दलगत राजनीति, शक्ति और सत्ता को पाने की होड़ तथा भ्रष्टाचार के कारण
देश का एक वर्ग चला गया और दूसरा वर्ग निर्धनता के बोझ तले पिसता चला गया। आर्थिक असमानता की यह स्थिति समय के साथ बढ़ती चली गई, क्योंकि जनता का एक वर्ग स्वतंत्र देश में मिली सुविधाओं और लाभों को बटोरने की होड़ में लग गया। उनमें तेजी से स्पर्धा शुरू हो गई। तो इस प्रकार से एक वर्ग में, जनता के एक वर्ग में एक ऐसी भावना नजर आती है, अवसरवादिता की भावना, जिसमें जिससे समाज में रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, गबन जैसे भ्रष्ट आचरण पैदा हुए। इन कुप्रवृत्तियों का अर्थात जैसे भाईचारा, आपसी विश्वास, एकजुटता, तो इससे क्या हुआ कि जनता की स्थिति पैदा हो गई। और बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि युग की इस सच्चाई को कविता में तो आना ही था, क्योंकि कवि भी तो समाज का ही पर उसके विचारों पर, अपने परिवेश का, दुख दर्द का, लोगों के दुख दर्द का, उथल पुथल का और परिवर्तन का, हलचलों का प्रभाव पड़ता है। इस अठोत्तरी कविता में इस मोहभंग की अभिव्यक्ति होती है। और किस प्रकार के विषय, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार के विरोध, इस तरह से एक व्यंग का स्वर और विद्रोह का स्वर इस कविता में सुनाई पड़ता है। बच्चों, इस काल की कविता लिखी गई, इसमें भाषा की सहजता और सरलता तो दृष्टिगत होती है, लेकिन उसके भीतर जो एक कड़वा सच है, वह और भी तीखा और तीक्ष्ण होता चला जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा कि स्वतंत्रता के बाद साठोत्तरी कविता किस प्रकार के परिवेश में लिखी गई, और आज की कविता को भी हम इसी संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। तो लेकिन उससे पहले आपको एक प्रश्न का जवाब देना होगा। फिर से तैयार हो जाइए अपना चैट बॉक्स लेकर और मुझे बताइए कि आपने कक्षा 11 में भी कुछ आधुनिक काल के कवियों की कविताएं पढ़ी थी। वे कौन कौन सी कविताएं थी? उनमें से किसी एक कविता का नाम बताइए, जल्दी से लिखिए, और फिर हम आगे चलते हैं पार्ट पर। और अब मैं आलोक सर से अनुरोध करती हूँ कि कविता से पहले हम आज के कवि का कुछ परिचय ले लें। आलोक सर प्लीज बच्चों के साथ आइए और कवि का परिचय बच्चों से धन्यवाद सुमन मैडम। बांटिए। आलोक सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन मैडम। आपने जिस तरह से कविता साहित्य का संबंध इतिहास के साथ जोड़कर बच्चों के सामने आजाद भारत की एक तस्वीर प्रस्तुत की है, वो सचमुच में बहुत शानदार है। और विद्यार्थी इस कविता की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह समझ पाए होंगे और यह भी समझ पाए होंगे कि हिंदी साहित्य की साठोत्तरी कविता अपने तेवर में कैसी थी। बच्चों, आज हम लोग जिस कवि के विषय में पढ़ने जा रहे हैं वह कवि हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण कवि है। हिंदी साहित्य की पत्रकारिता और साहित्य की समन्वित एक अजस्र धारा शुरुआत से ही चल रही थी, जिसके पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसके पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी, रघुवीर सहाय, कमलेश्वर आदि से होती हुई यह धारा आगे बढ़ी और इसी धारा के एक प्रमुख कवि हैं विष्णु खरे। विष्णु खरे, जैसा कि सभी पत्रकारों के साथ होता है कि विष्णु खरे की भी समाज और समय की धड़कन पर, समाज और समय की नब्ज पर अच्छी पकड़ थी। वे बहुत अच्छी तरह समाज के अंतर विरोधों को समझ सकते थे, उसमें आने वाले सूक्ष्म बदलावों को समझ सकते थे और समाज और राजनीति का क्या संबंध है उसे भी समझ सकते थे। और यह सब कुछ समझकर उन्होंने अपने साहित्य, अपनी कविताओं में उन्हें प्रस्तुत किया। आइए विष्णु खरे के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। विष्णु खरे बच्चों आधुनिक हिंदी कविता के एक बड़े कवि हैं, उत्कृष्ट अनुवादक हैं, हिंदी और विश्व सिनेमा के गंभीर अध्येता रहे हैं, साहित्यिक समीक्षक हैं और एक निर्भीक पत्रकार थे।
उनका जन्म 9 फरवरी सन 1940 ईस्वी को तथा मृत्यु 19 सितंबर सन 2018 ईस्वी को हुआ। उनका जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ था। शिक्षा और व्यवसाय पर अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि विष्णु खरे जी ने एमए यानी परास्नातक की शिक्षा अंग्रेजी साहित्य में प्राप्त की थी और इंदौर के प्रसिद्ध क्रिश्चियन कॉलेज में 1963 में उन्होंने अपनी यह उपाधि प्राप्त की थी। मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में उन्होंने अनेक वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1963 से 1975 तक वे इन कॉलेजों में पढ़ाते रहे। उप सचिव साहित्य अकादमी के रूप में उन्होंने 1976 से 1984 तक काम किया और इसके पश्चात वे जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय में वरिष्ठ अध्येता के रूप में 2 वर्ष तक रहे। इन कार्यों के बाद वे स्वतंत्र रूप से लेखन और अनुवाद कार्य में भी लगे रहे। बच्चों, विष्णु खरे के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं पर आइए दृष्टिपात किया जाए। विष्णु खरे अनुचित बात के विरोध में निडर होकर बोलने वाले साहित्यकार थे। कुछ भी अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है या उससे बेहतर चाहिए तो उसके खिलाफ वो लड़ते थे। जैसा कि मुक्तिबोध ने कहा है कि जो कुछ भी है उससे बेहतर चाहिए, इस देश को साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए और वो मेहतर मैं हो नहीं पाता। इस विडंबना को गहराई से विष्णु खरे महसूस करते थे और यही कारण था कि वे मानवीय रिश्तों के प्रति अपना गहरा लगाव प्रदर्शित करते थे। युवा प्रतिभाओं को वे निरंतर प्रोत्साहन देते रहते थे और उन्हें आगे बढ़ाने में वे हमेशा प्रयासरत रहते थे। बच्चों, बड़ा होना बड़प्पन तभी हो सकता है जबकि बड़ा छोटे को यह एहसास दिलाए कि वह भी बड़ा है। साहित्यिक विशेषताओं पर अगर हम चर्चा करें तो विष्णु खरे की ने अनेक प्रकार की रचनाएं की हैं और उन रचनाओं में उन्होंने जिस ढंग से अपनी कविताओं, अपने गद्यों के माध्यम से उन रचनाओं को प्रस्तुत किया, वे बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उनके साहित्य में जीवन की साधारण सी चीजें भी इस तरह प्रस्तुत होती हैं कि वे महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। और सच के प्रति उनका असीम आग्रह रहता है। उनकी शब्दावली कभी भी पेचीदा नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद वे जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म पड़ताल करने में सक्षम रहते हैं। आइए अब हम उनकी साहित्यिक संसार के विषय में एक परिचय प्राप्त करते हैं। आखिर कैसा था विष्णु खरे का साहित्य, कैसी थी उनकी काव्य रचनाएं और कैसा था उनकी काव्य रचनाओं का संसार। विष्णु खरे की कविताओं के विषय में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि साठोत्तरी कविता के वे पुरोधा थे और साठोत्तरी कविता की एक बड़ी विशेषता रही है, अपने समय के साहित्य को प्रस्तुत करते समय उसके कस्बाई जीवन और उसके वैश्विक स्तर पर उसकी जो सच्चाइयां हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर देना। विष्णु खरे की एक बड़ी विशेषता यह भी थी कि उन्होंने पौराणिक आख्यानों से भी अपने चरित्रों को उठाया और अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया। महाभारत उनका सबसे प्रिय ग्रंथ है। आपके सिलेबस में भी एक कविता है जो कि महाभारत के एक प्रसंग को लेकर आज के जीवन को प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं खुद अपने आप से, सबकी आवाज के पर्दे में, काल और अवधि के दरमियान, पिछला बाकी, आलैन और अन्य कविताएं। बच्चों, जैसा मैंने पहले बताया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी विष्णु खरे लगातार सक्रिय थे। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया, जिनमें से कुछ प्रमुख आपके सामने स्क्रीन पर हैं। दैनिक इंदौर समाचार पत्र का उन्होंने 1962 से लेकर 1963 तक संपादन किया। लघु पत्रिका व्यास 1966 से 1967 तक। नवभारत टाइम्स के भी वे संपादक रहे 1985 ईस्वी से। इसी दौरान उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादन में भी सहयोग किया। जयपुर
से नवभारत टाइम्स का जो अंक निकलता था उसके संपादन में वो 1993 में रहे। इसके अलावा लखनऊ नवभारत टाइम्स के संपादन से भी वे जुड़े रहे। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक पत्रकार, एक सजग पत्रकार के रूप में विष्णु खरे का व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। विष्णु खरे की निगाह आधुनिक सिनेमा पर भी थी और वे सिनेमा के बहुत गहरे अध्येता थे। उन्हें हिंदी फिल्मों के संगीत का चलता फिरता विश्वकोश भी कहा जाता था और हिंदी सिनेमा ही नहीं, उन्हें विश्व सिनेमा की भी अच्छी जानकारी थी। उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि फिल्मों में हम जितना देख रहे हैं उसके पीछे ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में जानने की आवश्यकता है। बच्चों, विष्णु खरे दरअसल जो दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे मौजूद यथार्थ को उद्घाटित करने वाले कवि हैं। उनकी सिनेमा पर बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है सिनेमा पढ़ने के तरीके। इस पुस्तक को पढ़कर आप समझ सकेंगे कि आखिर सिनेमा देखना कैसे चाहिए। अनुवाद के क्षेत्र में भी उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। यही नहीं, उनकी अपनी कविताओं का भी बहुत सी यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उन्होंने हिंदी कविताओं का अनुवाद अंग्रेजी के साथ जर्मन में भी करके भारत और यूरोप के बीच एक नई खिड़की खोली। आशय यह है कि यूरोप के लोगों से हिंदी कविता का परिचय कराया, साथ ही जर्मन, डच, फिनिश यानी फिनलैंड की भाषा आदि भाषाओं की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने 19 वर्ष की आयु में टी.एस. इलियट की कविताओं का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताएं नाम से किया। पुरस्कारों की बात कर लें तो पुरस्कारों की दृष्टि से भी विष्णु खरे को बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। रघुवीर सहाय पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, शिखर सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज। बच्चों, यह बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। जिस तरह से हमारे देश में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न राष्ट्रीय सम्मान है, उसी प्रकार से फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान विष्णु खरे जी को दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि विष्णु खरे जी की ख्याति न केवल हिंदुस्तान में, न केवल भारत में, बल्कि यूरोप में भी बहुत अधिक थी। उन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान से भी नवाजा गया। आइए विष्णु खरे जी के 4 महत्वपूर्ण कार्यों पर हम दृष्टि डालते हैं। विष्णु खरे 70 के दशक में कविता में मौलिक और दूरगामी बदलाव लाने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने नए कथ्य और नई प्रकार की भाषा का संधान किया। आशय यह है कि उनकी कविताओं में कथ्य के उन अनछुए पहलुओं, यानी कि जीवन के उन अनछुए पहलुओं को उन्होंने प्रस्तुत किया जिसके विषय में अब तक या तो हिंदी कविता मौन थी या कह भी रही थी तो उस तरह नहीं कह रही थी जिस तरह कहा जाना वांछित था। साथ ही साथ उन्होंने नई भाषा का प्रयोग किया। नई भाषा हिंदी ही थी, लेकिन इस भाषा को उन्होंने नए तेवर, नई व्यंग्यात्मकता और नए लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता के गुणों से युक्त किया। साहित्य को अनुवाद के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी, जर्मन, डच आदि भाषाओं में भी पहुंचाया। साहसिक और चुनौतीपूर्ण आलोचना की। बहुत खरे आलोचक माने जाते थे विष्णु खरे, और सिनेमा के तो वे गंभीर अध्येता थे ही। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको आपके सामने आमंत्रित करता हूं अपनी सहयोगी सुमन जी को कि सुमन जी आए और आप सभी को एक खूबसूरत सी कहानी के माध्यम से कविता की तरफ ले चलें। सुमन जी। जी सर। हाँ तो बच्चों, अब नंबर आता है आज की कविता का। लेकिन आलोक सर से आपने कवि का परिचय तो प्राप्त कर लिया, लेकिन कविता का परिचय प्राप्त करना अभी बाकी है, क्योंकि एक रास्ते से हम कविता तक जाएंगे और वह रास्ता क्या है? एक कहानी का। तो कविता समझने के लिए हमें एक कहानी भी समझनी पड़ेगी। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये हमने YouTube के सौजन्य से ली है और मैं ये कहानी आपको सुनाती हूँ। वैसे तो बेटा हमने आपके लिए वीडियो रखे थे, परंतु नेटवर्क के कुछ प्रॉब्लम के कारण शायद आप वह वीडियो पूरी नहीं देख पाएंगे, तो वह कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कहानी में एक जमींदार होता है और एक पेंटर। जमींदार के पास एक नाव थी, नदी में चलाता था वह उस नाव को। एक बार वह पेंटर को बुलाता है और उससे कहता है कि भाई तुम्हें मेरी नाव को पेंट करना है, क्या तुम यह कार्य कर दोगे?
पेंटर कहता है कि जी बिल्कुल कर दूंगा। जमींदार पूछता है कि कैसे, कितने पैसे लोगे तुम, तुम्हारा मेहनताना क्या रहेगा। तो पेंटर कहता है कि इसके वैसे तो 1500 रुपए लगते हैं, पर तो आप दे दीजिएगा जो आपको देना है। इसके बाद जमींदार पेंटर को नाव के पास ले जाता है और पेंटर बड़े ही अच्छे तरीके से उस नाव को देखता है और कहता है कि मैं अभी आया, मैं अपना सामान ले आता हूँ। सामान लाकर पेंटर नाव को पेंट करने लगता है। तभी पेंटर की नजर जाती है कि अरे नाव में तो छेद है, ये छेद यदि मैंने नहीं भरा तो यह नाव तो डूब जाएगी। जो भी इस नाव में यात्रा करेगा उसे बड़ी चिंता होती है कि कहीं किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो वह क्या कहता, सोचता है कि पहले मैं इस छेद को ही भर देता हूँ, पेंट बाद में करूंगा। तो वह बड़े अच्छे तरीके से सामान लाकर उस पेंट को उस छेद को भर देता है। तत्पश्चात वह उस नाव को अच्छी अच्छी तरह से पेंट करता है। पेंट करने के बाद वह जमींदार के पास जाता है और कहता है कि जमींदार साहब, मैंने आपकी नाव पेंट कर दी है। जमींदार जब देखते हैं नाव को तो कहते हैं अरे वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छी नाव पेंट की है, बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करना, कल आकर अपना मेहनताना ले जाना। उसके बाद जमींदार का परिवार, उसके 2 बच्चे और उसके जो पत्नी है, वो नाव में बैठकर नदी के पार घूमने जाते हैं। तो जमींदार उनको छोड़कर नाव में बिठाकर आ जाता है। तभी शाम के समय जमींदार का नौकर जो छुट्टी पर गया हुआ था वह लौटता है और पूछता है कि परिवार कहाँ है जमींदार साहब। जमींदार बताते हैं कि वे तो नदी के पार गए हैं घूमने के लिए। तो अब उस नौकर के चेहरे पर चिंता की रेखा नजर आती है। तो जमींदार पूछता है कि भाई तुम ऐसे चिंतित क्यों हो गए इस बात को सुनकर, क्या हुआ, क्या कोई गड़बड़ है। तभी वह कहता है कि नहीं जमींदार साहब, बहुत बड़ी गड़बड़ है, उस नाव में तो छेद था। अब ये बात सुनते ही जमींदार के पैरों तले की धरती खिसक जाती है और वह गहरी चिंता में पड़ जाता है कि अब क्या होगा, नाव तो डूब गई होगी और मेरे परिवार का क्या रहा होगा। जमींदार इतना अधिक चिंतित हो जाता है। तभी क्या देखते हैं कि जमींदार के बच्चे और उनकी पत्नी वे शाम के समय अपनी यात्रा से लौट आ रहे थे और बड़े ही खुश थे। उन्हें देखते ही जमींदार के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है और वह भगवान का बहुत शुक्र मनाता है। तभी उसे एक बात याद आती है, अच्छा तो यह काम उस पेंटर ने किया है। जमींदार के मन में पेंटर के लिए एक बहुत ही प्रशंसा की भावना और एक बहुत ही अच्छी भावना पैदा होती है। अगले दिन जब पेंटर अपना मेहनताना लेने आता है तो जमींदार कहता है कि भाई आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया था, मैं बहुत खुश हूँ, यह लो अपना मेहनताना, यानी कि अपना पारिश्रमिक। अब वो जो पैसे पेंटर को देता है तो पेंटर उन पैसों को गिनता है, कहता है जमींदार साहब आपने गलती से मुझे ज्यादा पैसे दे दिए हैं। जमींदार कहता है कि नहीं, ये आपके ही पैसे हैं, आप रखिए। तो वह कहता है कि लेकिन जमींदार साहब मेरा मेहनताना तो 1500 रुपए था, ये तो 6000 रुपए हैं। कहते हैं जमींदार कहता है पेंटर से कि भाई तुमने इतना बड़ा काम किया है कि उसके लिए 6000 तो क्या, कितने भी पैसे मैं तुम्हें दे दूं, क्योंकि तुमने मेरे परिवार को का जीवन आज सुरक्षित किया है, उनकी रक्षा की है, तुमने नाव का छेद भरा था। यदि तुम नाव का छेद ना भरते तो ना जाने आज क्या अनहोनी घट गई होती। तो इसलिए ये सब पैसे तुम्हारे हैं। पेंटर हिचकिचाता है पैसे लेते हुए, लेकिन जमींदार कहता है नहीं भाई, आज तुम मेरे लिए बहुत बड़े व्यक्ति हो और तुम पैसे रखो और अब तुम खुश रहो। पेंटर खुशी खुशी चला जाता है पैसे लेकर। तो ये थी बच्चों कहानी। इस कहानी का शीर्षक था ईमानदारी का इनाम। अब आप बताइए कि इस कहानी में आपने क्या सीखा, क्या देखा, क्या समझा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं बिल्कुल। और क्या सोच रहे हैं बच्चे आप लोग, क्या आप चैट बॉक्स में लिखेंगे? बिल्कुल यही जवाब होगा ना आपका कि ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चों, ईमानदारी का फल तो मिलता ही है जैसे पेंटर को मिला। लेकिन लेकिन इस कहानी को यदि और गहराई से देखा जाए, सोचा जाए, तो एक बात और भी नजर आती है इसमें। वह क्या? वह बात यह है बच्चों कि इसमें समाज के 2 व्यक्तियों, 2 मनुष्यों का आपस में संबंध, एक जुड़ाव दिखाई दे रहा है।
कौन कौन लोग, तो जो कि दो पात्र हैं कहानी के, एक जमींदार और एक पेंटर। जमींदार एक उच्च और धनी वर्ग का प्रतिनिधि है, तो पेंटर एक निम्न वर्ग का और मेहनत कश वर्ग का। लेकिन पेंटर भी अपने कार्य को ईमानदारी से करता है। केवल पैसा कमाना उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि दूसरों के हित की चिंता भी वह करता है। इसी तरह से जमींदार उसका शोषण नहीं करता, बल्कि उसे पूरा मेहनताना देता है। मेहनताना ही नहीं, उसे उसके कार्य का एक अतिरिक्त इनाम भी देता है पैसों के रूप में, जिससे कि पेंटर की सहायता होती है। तो बच्चों सोचिए, क्या ऐसे ही लोग चाहिए हमें समाज में? क्या यही लोग समाज को अच्छा बनाते हैं? यस, आप कह रहे होंगे बिल्कुल। लेकिन अब एक कल्पना कीजिए, यदि पेंटर नाव के छेद को ना भरता तो क्या होता? और यदि जमींदार उसके पूरे मेहनताने को ना देता, या उसके कार्य की प्रशंसा न करता, या परवाह ही ना करता उसकी, उसको इनाम ना देता, तो क्या होता? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ऐसा सोचकर। ऐसे लोग हमें अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों। समाज में वे लोग अच्छे होते हैं, वे समाज को अच्छा बनाते हैं, जो एक दूसरे के हित की चिंता करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। तो इसी बात को लेकर अब आपको एक प्रश्न का उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में कक्षा के बाद लिखिएगा। आपके क्या विचार हैं कि समाज में धनी और निर्धन वर्ग के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? आप जरूर लिखिएगा बच्चों, आपके विचार पढ़कर हमें अच्छा लगेगा। और अब हम चलते हैं आज की कविता पर। आज की कविता है एक कम। तो इस कविता की हम पहले वाचन करेंगे और उसके बाद हम इसका समझेंगे। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या दो रोटी के लिए, तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूं, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूं और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी। मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। तो बच्चों ये कविता श्री विष्णु खरे ने लिखी है। देखने में यह एक लघु कविता है, छोटे आकार की कविता है, परंतु इसका जो गहरा अर्थ है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इस कविता की जो पृष्ठभूमि है वह वही है जो हमने आधुनिक काल की पृष्ठभूमि समझी है। इसमें भारतीय समाज की जीवन शैली, कमोबेश जो प्रचलित जीवन शैली है आज की भी, उसी को रेखांकित किया है बच्चों। क्योंकि कवि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज और समय की धड़कन को पहचानता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि 1947 के बाद, आजादी मिलने के बाद, उसने बहुत सारे लोगों को अनैतिकता, छल कपट का सहारा लेकर धन कमाते देखा है। आलोक सर इसका आगे स्लाइड कर लीजिए ताकि बच्चे उसका पद्यांश पढ़ सके। इस पद्यांश को बच्चे पढ़ते रहेंगे तो इसका अर्थ समझने में आसानी रहेगी। बच्चों देखिए, 1947 में हमें आजादी मिली थी और उसके बाद कवि कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अनैतिकता और छल कपट का सहारा लेकर धन कमाया। गुलाम देश में जो लोग एक साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आजाद होने के बाद उनमें एक दूसरे से आगे निकलने की ऐसी होड़ लग गई जिसमें उन्होंने मानवीय मूल्यों को भी त्याग दिया और स्वतंत्र देश में उन्हें जो अधिकार मिले या सुविधाएं मिली उसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की एक अवसरवादिता की भावना उनके भीतर पैदा हो गई। सामाजिकता और राष्ट्रीय भावना को छोड़कर वे केवल स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने में लग गए और इसके लिए उन्होंने अनैतिकता का यानी गलत रास्तों का भी सहारा लेने में देर नहीं लगाई। इसमें उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ भी समझौता किया और आपसी विश्वास, जो कि हमारे मानवीय मूल्य होते हैं, भाईचारा, आपसी विश्वास, सहयोग, उन सभी को उन्होंने जैसे एक तरह से छोड़कर भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाया। इससे समाज की एकता भी भंग हुई और एक असमानता की स्थिति पैदा हो गई। तो कवि कहते हैं कि ये तेजी से जो धन कमाने वाले लोग हैं वे स्वयं को आत्मनिर्भर और गतिशील कहते हैं, अर्थात वे कहते हैं कि वे परिश्रम पूर्वक आत्मनिर्भर बने हैं या उनकी जो विचारधारा है वह प्रगतिशील है। परंतु
इसमें कवि एक तरह से कहता है कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक असत्य है, क्योंकि आत्मनिर्भर होने के लिए परिश्रमी होना आवश्यक है, परंतु सभी परिश्रमी लोग क्या आत्मनिर्भर बन पाए हैं? क्या देश की व्यवस्था में जितने लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत कश लोग हैं, क्या वे सभी बन पाए हैं मालामाल? नहीं बन पाए। इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने उनकी परवाह ना करके आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे रास्तों को अपना लिया जो उनके लिए नुकसानदायक थे, हानिकारक थे, जिससे उन लोगों के रास्ते में बाधा आई, आगे बढ़ने के रास्ते में बाधा आई। तो यहाँ पर कवि कहता है कि ये लोग जो आज मेरे सामने भीख मांग रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, ये वही ईमानदार लोग हैं जिन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया सफल बनने के लिए, धनी बनने के लिए। वे लोग आज मेरे सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। या जो ईमानदार व्यक्ति है, इस व्यवस्था में उसे इसलिए विवश होना पड़ा, हाथ फैलाने के लिए विवश होना पड़ा, इस दुर्दशा में वह आ गया कि उसे आज हाथ फैलाना पड़ रहा है, पैसे मांगने पड़ रहे हैं। यहाँ पर 25 पैसे उसके अभाव का प्रतीक है, और एक चाय और 2 रोटी उसकी भूख का प्रतीक है बच्चों। तो यहाँ कवि उनके लिए एक सहानुभूति की भावना रखता है। अब कवि क्या कहता है आगे कि हाँ, मैं मानता हूं कि मैं लाचार हूं, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूं, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूं, और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। बच्चों, यहाँ पर ऐसा लगता है कि कवि के मन में एक अपराध बोध की भावना भी है। अपराध बोध यानी अपने भीतर एक एक ऐसी भावना जहां पर हमें लगता है कि मैंने भी कुछ गलत किया है। अपराध बोध किस तरह से है? वह मानता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है कि वह समाज की बुराइयों का विरोध कर सकता है, उनके विरुद्ध विद्रोह कर सकता है, उसके विरोध में खड़ा हो सकता है। परंतु कवि अपने आप को मान रहा है कि इस भ्रष्ट व्यवस्था में वह कुछ नहीं कर पा रहा है। जो ईमानदार व्यक्ति है, उसके प्रति उसका जो कर्तव्य बनता था, यानी उसे इस दुर्दशा से बचाने के लिए, उसकी दशा में, उसकी अवस्था में कुछ परिवर्तन करने के लिए, सुधार करने के लिए वह जो प्रयास कर सकता था, वह उसने नहीं किए, और पर्याप्त प्रयास नहीं किए। इसलिए इस ईमानदार व्यक्ति की इस दुर्दशा के लिए कहीं ना कहीं वह भी उत्तरदायी है। इसके अलावा वह स्वयं को क्या कहता है? कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। कामचोर इसीलिए क्योंकि समाज के प्रति जो कर्तव्य बनता था, वह कर्तव्य उसने पूरी तरह से पूरा नहीं किया। कहीं ना कहीं उसने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा है, और इसीलिए वह स्वयं को कामचोर कहने से भी नहीं हिचकता। और मामूली धोखेबाज, उसने कोई अनैतिकता का रास्ता नहीं अपनाया धनी बनने के लिए, परंतु वह कहता है कि फिर भी जो वह कर सकता था, ईमानदार आदमी की स्थिति को जानते और समझते हुए, उतना उसने उसकी दुर्दशा को सुधारने के लिए नहीं किए प्रयास। और बुराई से घृणा करते हुए भी वह उसका विरोध नहीं कर पाया। उसने इस अपने एक कर्तव्य की भावना को धोखा दिया है, यानी कहीं ना कहीं उसको अधूरा छोड़ा है। तो इसलिए वह कहता है कि मामूली धोखेबाज तो मैं भी हूँ। तो इस अपराध बोध को कवि बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहा है, और ईमानदार व्यक्ति के सामने खड़ा हुआ वह उसके सामने अपने मन के इन भावों को अभिव्यक्त करना चाहता है बच्चों। तो उम्मीद है ये पद्यांश आपको समझ आया होगा। और अब आपकी बारी। आलोक सर से अनुरोध है कि वे बच्चों का थोड़ा सा एक जांच कार्य करें, ताकि पता लगे कि बच्चों को अब तक की कविता समझ आई है। आलोक सर। धन्यवाद सुमन मैडम। आपने जिस तरह से, जिस खूबसूरती के साथ इस कविता का वाचन किया और इस कविता को समझाया, निश्चित रूप से हमारे बच्चों को यह कविता समझ में आई होगी। हालांकि कुछ तकनीकी व्यवधान आते रहे, लेकिन सचमुच आपने बहुत अच्छी तरह कविता समझाया है। तो बच्चों, फटाफट अपने चैट बॉक्स में सक्रिय हो जाइए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं। कवि विष्णु खरे कौन से वर्ग के कवियों में आते हैं? आपके विकल्प हैं: क प्राचीन कवि, ख मध्यकालीन कवि, या ग आधुनिक कवि या साठोत्तरी कविता के कवि। दूसरा प्रश्न है, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि किस प्रकार का व्यक्ति कहता है? पहला विकल्प है क भिखारी, दूसरा ख
ईमानदार आदमी या ग, धोखेबाज आदमी। और अब तीसरा और आखिरी प्रश्न, कवि ने स्वयं के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? क, लाचार और मामूली धोखेबाज, ख, बेईमान और सफल, या ग, मित्र और सहयोगी। तो बच्चों तुरंत हो जाइए सक्रिय अपने चैट बॉक्स में और इसका उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए। और मैं आमंत्रित करता हूं सुमन मैडम को कि वे दूसरे पद्यांश को आपको समझाएं। सुमन मैडम। धन्यवाद आलोक सर। बच्चों, आपने उत्तर दे दिए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक की कविता को आपने अच्छे से समझा होगा। और अब हम आगे के भाग को समझते हैं। कविता के आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी। मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी, विरोधी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक व्यक्ति से तो निश्चिंत रह सकते हो। तो बच्चों, यहाँ पर कवि उस ईमानदार आदमी से कहना चाहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हूँ। नंगा का अर्थ है कि उसने अपने विचारों पर, अपने भावों पर या अपने व्यक्तित्व पर कोई भी आवरण नहीं ढका हुआ है। वह कुछ छिपाता नहीं है या कोई धोखा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर वह कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूँ। अर्थात मैं तुम्हारा कोई अनुचित लाभ नहीं उठाऊंगा, ना ही मैं तुम्हारा कोई हिस्सा बांटना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी भी नहीं हूँ, यानी मैं तुम्हारे साथ किसी प्रतियोगिता में नहीं हूँ। मैं तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हें साथ लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि आज के समय में जहाँ लोगों के भीतर एक दुमुहापन है, एक दोहरा चरित्र जैसी विशेषताएं नजर आती हैं, और भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी में खड़े होकर वे दूसरों का शोषण करके स्वयं को आगे बढ़ाते हैं, वैसी भावना मेरे भीतर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए दूसरों के शोषण की होड़ में मैं नहीं हूँ। बच्चों, वह यही कहना चाहता है उस ईमानदार आदमी से, क्योंकि वह कहता है कि मैं बिल्कुल निराकांक्षी। निराकांक्षी का मतलब उसके मन में कोई लालसा, कोई इच्छा इस प्रकार की नहीं है कि वह अनैतिकता के मार्ग पर चलकर बहुत बड़ा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करे या बहुत बड़ा मालामाल व्यक्ति बने। बहुत धनी बनने की ओर उसका कोई लक्ष्य नहीं है। तो इस ईमानदार व्यक्ति के जीवन संघर्ष का सम्मान करते हुए कवि यही कहना चाहता है कि जो लोग ईमानदार लोगों के जीवन संघर्ष में बाधा उत्पन्न करते हैं, उस भीड़ में से तुम एक व्यक्ति को कम कर सकते हो। और वह एक व्यक्ति कौन है? स्वयं कवि है। कवि स्वयं को उस एक व्यक्ति की कहकर संकेतित करना चाह रहा है कि इस पूरे भीड़ में या इन बाधाओं में से एक बाधा को तुम कम कर कर सोचो। वो व्यक्ति मैं हूँ। मैं तुम्हारे रास्ते में यानी जीवन संघर्ष में कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहता। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने एक आधुनिक काल के आधुनिक जो समय है, परिवेश है, उसकी इस तरह की विडंबना को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जहां पर जो असमानता है, आर्थिक असमानता, वह बढ़ रही है, और उसमें जो नीचे दबा हुआ वर्ग है, उसके जीवन के जो रास्ते में बाधाएं आती हैं, उसका संघर्ष जो कठिन बन जाता है जिन कारणों के कारण, उसके बारे में कवि यहाँ संकेतित कर रहा है। लेकिन साथ ही वह यह भी कहता है कि कुछ लोग ऐसे अवश्य हैं जो उन ईमानदार लोगों, उन अच्छे लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तो बच्चों, आशा है कि यह वाला भाग भी आपको समझ आया होगा। और अब चलते हैं आलोक सर के पास और छोटा सा जांच कार्य आपका हो जाए। धन्यवाद सुमन मैडम। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं जांच कार्य के लिए? ठीक है, तो आप लोग अपने चैट बॉक्स पर सक्रिय होइए और बताइए कि आपके सामने ये जो 4 वाक्य हैं, इनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। पहला, कवि ईमानदार आदमी के प्रति सहानुभूति रखता है। क्या ये सही है अथवा गलत? चैट बॉक्स में लिखिए। दूसरा, कवि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति से घृणा करता है। तीसरा, कवि स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने वालों की सहायता करना चाहता है। सही या गलत चैट बॉक्स में अंकित करें। और चौथा, कवि मालामाल होना चाहता है।
तो फटाफट चैट बॉक्स पे लिखिए कि इन वाक्यों में से कौन से वाक्य सही हैं और कौन से गलत। और मैं आमंत्रित करता हूं अपनी सहयोगी सुमन जी को कि वे इस खूबसूरत कविता के शिल्पगत वैशिष्ट्य को आपके सामने स्पष्ट करें। सुमन जी। ओके सर, तो बच्चों कविता तो आपने समझ ली, कविता का जो एक गहरा अर्थ है और भावबोध वह आप तक पहुंच गया होगा। और हम थोड़ी सी एक दृष्टि शिल्पगत विशेषताओं पर भी डाल लेते हैं बच्चों, क्योंकि आधुनिक कविता की एक वैशिष्ट्य यह रहा है कि यह सरल और सहज भाषा में लिखी गई है। किसी प्रकार की कोई क्लिष्टता नहीं है इसकी भाषा में और सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु सरल भाषा के माध्यम से बहुत ही गहन अर्थों को और बड़े ही तीक्ष्ण व्यंग्य को कवि ने अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। कविता मुक्त छंद की रचना है, इसमें छंद का कोई बंधन नहीं है। लाक्षणिक और व्यंजनापूर्ण शैली के माध्यम से कवि ने अपनी शब्दों के भीतर अर्थ की गहनता को भरा है, जिस गहरे अर्थ को हमें समझने के लिए भीतर जाना पड़ता है शब्दों के। यहाँ पर चाय, रोटी और 25 पैसे जैसे शब्द प्रतीकात्मक शब्दों के रूप में आए हैं बच्चों। यहाँ पर कविता में व्यंग का स्वर विद्यमान है। व्यंग का स्वर किस प्रकार से है यह आपने समझा। हाथ फैलाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ आपको भली भांति पता होगा। हाथ फैलाना यानी मांगना। अनुप्रास अलंकार पूरी कविता में व्याप्त है। प्रत्येक पंक्ति में आप इसका सौंदर्य देख सकते हैं बच्चों, और ये विष्णु खरे की कविताओं की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि वे अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य उनकी कविताओं में बड़े अच्छे तरीके से पाया जाता है। सारे शब्द आप बिल्कुल अच्छे से पहचान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर अनुप्रास अलंकार आया है। तत्सम शब्द आए हैं कुछ, जैसे निर्लज्ज, निराकांक्षी, आत्मनिर्भर, और कुछ विशेषण शब्द आए हैं इसमें, जैसे लाचार, कामचोर, मामूली धोखेबाज, जिन्हें कवि ने अपनी स्वयं की विशेषता के रूप में प्रयोग किया है। तो यह हुई कविता की शिल्पगत विशेषताएं। और अब आपका कार्य ये है कि आपको एक अभ्यास कार्य करना है बच्चों, और इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं सोच विचार कर देंगे, क्योंकि आपको कुछ सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े विचारशील बच्चे हैं और कविता के गहन भावबोध को समझने में सक्षम हो चुके हैं। तो एक कम कविता में कवि स्वयं को भ्रष्टाचार से दूर करके ईमानदार लोगों के रास्ते की बाधा को दूर कर देता है। आपके विचार से सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, ये आप सोच कर लिखिएगा। और इस कविता का मूल स्वर आशावादी है या निराशावादी? क्या हम कविता हमें पूरी तरह से निराश कर देती है आजकल के परिवेश के विषय में, या इसमें कोई आशा का स्वर भी है? तो सोचिएगा और लिखिएगा। और बाकी दोनों प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से ही है बच्चों। इस अभ्यास कार्य को करके आप अपने विषय अध्यापकों से जांच कार्य कराएंगे, और उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा, कविता स्पष्ट हुई होगी। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, जो कि हर बार मिलता है, और जिसमें आप पिछली बार से भी अधिक संख्या में भाग लेंगे और अपना धमाका करके दिखाएंगे, जिसकी प्रतीक्षा हमें रहेगी। आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी और आपके विचारों को हम जानना चाहेंगे बच्चों। तो आज की ये पाठ था, इसमें यदि कहीं त्रुटि हुई हो या कोई भी किसी तरह की आपको परेशानी हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है बच्चों, क्योंकि तकनीकी माध्यम है और तकनीकी माध्यम के ऊपर कई चीजों के ऊपर हमारा अपना ही स्वयं का ही वश नहीं होता। तो बेटा उम्मीद है आपको स्पष्ट हुआ होगा, और हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी पूरी टीम की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और प्रतीक्षा करेंगे अगली कक्षा की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि कुछ तकनीकी समस्या और नेटवर्क की समस्या के बावजूद भी आपने इतनी अच्छे तरह से कक्षा का संचालन किया। और मैं देख रहा हूँ YouTube पर कि बच्चे कितने ही जोश से, जब हमारा अभ्यास कार्य या आउट जाने की बारी आते हैं तो बच्चे हमसे त्वरित गति से, तीव्र गति से जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो ये बच्चों का उत्साह और हौसला देख करके बहुत अच्छा लगता है। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार से ये तकनीकी समस्या कम से कम आए, न आए, लेकिन जैसा मैम आपने कहा कि इस पर तो हमारा जोर नहीं है, तो इसीलिए सबको बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रिस्पांस के लिए बच्चों को धन्यवाद, अपने टेक्निकल टीम का धन्यवाद, और सभी प्रस्तोता को, जैसे सुमन मैम तो बच्चे इतने पसंद कर रहे हैं मैम कि क्या कहें, और अंकित जी का, आलोक जी का, सबका विशेष विशेष धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।